उत्तराखंड की सियासत बड़ी दिलचस्प है। जितने पहाड़ पर मोड़ हैं उतने सियासी मोड़ अक्सर राजनीति में आते हैं, लेकिन इस बार जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी के फैसलों को लेकर समीक्षा नतीजे आने से पहले ही हो रही है। पार्टी ने बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया, वैसे ये पहले से ही तय था। भंडारी जी कांग्रेस को छोड़ के आए, विधायकी छोड़ के आए, इनाम के रूप में टिकट तो मिलना तय था। लेकिन दूसरा फैसला मंगलौर सीट को लेकर हुआ और वो फैसला चौंका गया। बीजेपी ने मंगलौर के किसी चेहरे पर यकीन नहीं किया, उत्तराखंड के किसी चेहरे पर यकीन नहीं किया। प्रत्याशी आया पैराशूट से लैंड करते हुए और पार्टी ने तय किया कि भड़ाना जी को चुनाव में उतारा जाए। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या जीत के लिए बीजेपी ने अपने सिद्धांत असूलों से समझौता कर लिया और पैराशूट प्रत्याशी क्या कमाल करेगा? यह सवाल बड़ा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट पर 2 महीने पुराने कार्यकर्ता, यानी जो 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि पार्टी के पास इस सीट पर लंबी कार्यकर्ताओं की सूची मौजूद थी। इसके साथ ही भाजपा ने मंगलौर विधानसभा सीट पर इंपोर्ट किए गए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दोनों ही सीटों पर राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता अब बीजेपी के घर में सवाल बन रहा है। करतार सिंह भड़ाना के आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस समय अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना का इतिहास उत्तराखंड की राजनीति के विपरीत है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना पहला चुनाव हरियाणा में लड़े थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी चुनाव लड़े और जीते भी हैं। लेकिन अब इस मंगलौर सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अपने सारे उसूल दांव पर लगा दिए। सवाल खड़े हुए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौता, सभी उन्हें भारत देश का नागरिक और भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। कोई बीजेपी को नाराज के लिए होती है, हम लोग व्यक्ति के लिए, कमल के लिए काम करते हैं। कोई स्थिति नहीं है, यूनिवर्सिटी देखी जाती है, लगातार हम उस सीट को हार रहे हैं। इसी प्रकार से जीत की ओर बढ़ा जाए। संगठन ने जो निर्णय किया अच्छा निर्णय किया। भाजपा भले ही टिकट देने के बाद सब कुछ ठीक होने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सियासी भूल बता रही है और पैरासूट कैंडिडेट पर कटाक्ष कर रही है। उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के कैंडिडेट्स उतारे हैं उपचुनाव में दोनों विधानसभाओं से, उसी से उसका चाल चरित्र चेहरा आज सबके सामने बेनकाब हो गया है। अपने आप को बहुत संस्कारी पार्टी कहने वाली, अपने आप को राजनीतिक शुचिता का झंडा बरदार कहने वाली पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुनाव दिया है वो व्यक्ति विश्वासघाती है। कभी वो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, कभी वो बसपा से चुनाव लड़ता है, कभी आरएलडी से चुनाव लड़ता है और ठीक राजेंद्र भंडारी की तरह उसने भी लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। ऐसे में इतने कम समय में करतार सिंह भड़ाना पर सारा विश्वास दिखाना और अपने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखना भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। वो व्यक्ति जो कभी खनन के कारोबार में संलिप्त रहा है, वो व्यक्ति जो कभी भूमि कब्जाने के कारोबार में आरोपी रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उत्तराखंड से कोई
नाता रिश्ता करतार सिंह भडाना का नहीं है और उत्तराखंड के लोग क्यों इनको वोट दें ये भारतीय जनता पार्टी बता पाने में असमर्थ है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा प्रत्याशियों को लेकर सियासी दल भले ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जनता भी असमंजस की स्थिति में है कि करतार और भंडारी सही हैं या फिर विपक्ष की दलीलें जो आम कार्यकर्ताओं की हक की बात करती है। ये यक्ष प्रश्न है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो पैराशूट कैंडिडेट से होगा बेड़ा पार। सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। कुंवर जपेन साहब हैं, उत्तराखंड बीजेपी के बहुत मेहनती प्रवक्ता हैं, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस की बहुत मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और कुलदीप राणा जी हमारे साथ हैं, बहुत मेहनती पत्रकार हैं। मैंने तीनों के लिए एक कॉमन बात बोली, मेहनती कर्मठ, आज क्योंकि चर्चा उसी पर है। तो शुरुआत करते हैं कुंवर साहब। कुंवर साहब बधाई हो आपको। आपको भी नहीं, मुझे काहे को बधाई सर, पैराशूट कैंडिडेट आप लेकर आए, बधाई मुझे दे रहे हैं आप। कुंवर साहब ये पैराशूट कैंडिडेट आपने कह तो दिया, क्या हाँ। किसी भारतवासी का भारत के किसी जनपद में किसी राज्य में जाके चुनाव लड़ना ये आप और हम तो निर्धारित करते नहीं है तिलक जी, ये बिल्कुल तो नहीं करते, अधिकार है, बिल्कुल नहीं करते। मैं मानता हूं आप, मैंने कहा ना बहुत कर्मठ मेहनती प्रवक्ता हैं आप, कर्मठ मेहनती बोल रहा हूं सर मैं। नहीं, हम सब तो मजदूर हैं, हम सब तो मजदूर हैं सर। भगवान करे आप जैसा मजदूर सबको बनाए इंसान। खैर मैं एक बात जानना चाह रहा था कुंवर साहब, छोड़िए उस बात को, मैं एक बात यह जानना चाह रहा था कि पैराशूट कैंडिडेट की नौबत दुनिया के सबसे बड़े संगठन को क्यों पड़ी मंगलोर में? कार्यकर्ता नहीं थे, प्रत्याशी नहीं था? देखिए उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव है। अगर भंडारी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी, नहीं, भंडारी जी का टॉपिक ही नहीं है, मैं मंगलोर पे बात कर रहा हूं। कुंवर साहब मुझे मत घुमाइए, भंडारी जी का टॉपिक नहीं है। बद्रीनाथ अभी छोड़ दीजिए, मंगलोर पे रहिए, जवाब दीजिए मंगलोर का। देखिए आप जो मंगलौर के जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो पूर्व में विधायक रहे हैं, वो राजस्थान से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा से भी चुनाव लड़ा है, और एक जो राजनीतिक क्षमता होती है राज्य में काम करने की, तो निश्चित तौर पर मंगलौर सर उनकी राजनीतिक क्षमता हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जानता है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, मंगलोर में पैराशूट कैंडिडेट की जरूरत आपको क्यों पड़ी? बस इतना जानना चाह रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में से किसी का चुनाव करना था और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं बहुत पहले अपनी आस्था व्यक्त कर दी। माननीय ईमानदार प्रवक्ता जी, माननीय ईमानदार प्रवक्ता जी, आप लोग बहुत लंबे अरसे से क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं आपको। 10 मार्च 2024 ये वो तारीख थी जब इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। अप्रैल मई जून 3 महीने में आपने इनको टिकट दे दिया, किस आधार पे और क्यों? 5 खूबियां बनाई है जनाब की, आपने इनको टिकट क्यों दिया? 5 खूबियां। पहली खूबी कि जो हमारे कैंडिडेट मंगलौर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी अपनी बहुत अधिक रिश्तेदारियां और बहुत उनका जो एक मंगलौर सीट के साथ उनका बहुत एक रास्ता रहा है। पिछले से पिछले चुनाव में उनके दामाद उस सीट से चुनाव लड़े थे, जनता सुने, दामाद चुनाव लड़े थे इसलिए जो है उनको टिकट दिया। आगे आप सुनिए तो ना, दूसरा आगे दूसरी वजह, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन के साथी मतलब आज राष्ट्रीय लोकदल आज भारतीय जनता पार्टी के। सर मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष किसके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे। मैंने सिर्फ बात कर रहे हैं तो क्या हम अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे? अच्छा तो मतलब आरएलडी ने आपसे कहा कि मंगलौर में इनको
एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग डालिए, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था मंगलौर में इसलिए कैंडिडेट उतारा भड़ाना जी को। चलाइए। लोकदल के बहुत एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं। दूसरी वजह बता दी आपने, तीसरी वजह बताइए। कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं, सुन एक मिनट, जपेंद्र जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिश की थी इसलिए मंगलौर में कैंडिडेट उतारा में उनका विश्वास है। तो ये वो टिकट के हकदार थे। और सर तीसरी वजह, पहली वजह आपने बताया उनके दामाद लड़े थे इसलिए उनको लड़वा रहे, दूसरी वजह आपने बताया राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिश की इसलिए उनको टिकट दिया, तीसरी वजह मंगलौर विधानसभा के असंख्य लोगों की, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी मांग थी कि उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। 3 वजह काफी है। निर्णय तब लेता है किसी के प्रति क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता भी अपनी हामी भरता है। मंगलौर में प्रचार करने जाइएगा कुंवर साहब और अपने कार्यकर्ताओं के दिल पे हाथ रख के सवाल पूछिएगा। बिल्कुल जाइएगा। जो बात आपने कही ना वो मंगलौर की जनता और कार्यकर्ता आपके सुन रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भड़ाना जी को चुनाव लड़वाओ। बिल्कुल मांग थी। बस बिल्कुल। 3 आपने बता दी, चौथी और 5वीं मत बताइएगा सर, इतना ही काफी है। गरिमा जी भाई वो कैंडिडेट आपसे पूछ के उतारेंगे? आप लोग कह रहे हो कि पैराशूट उतार दिए, नॉन पैराशूट उतार दिए, वो आपसे पूछ के कैंडिडेट उतारेगी क्या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ही अनुशासित पार्टी कहती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी कहती है और कहती है कि जो भी चुनाव हम जीतते हैं हमारी ताकत कार्यकर्ता है। तो आज जिस वक्त चुनाव में कुछ देने की बारी आई तो उस वक्त आपको एक बाहरी व्यक्ति जिसका उत्तराखंड से कोई रिश्ता नाता नहीं है वो आपको नजर आ गया, जिसका उत्तराखंड से कोई लेना एक ना देना दो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतिहास हम सबको पता है कि उसका इतिहास एक खनन कारोबारी के रूप में है, एक भूमि कारोबारी के रूप में है। एक तरफ जहां लोग मूल निवास और भू कानून के लिए लाभबद्ध हो रहे हैं, वही एक बाहरी व्यक्ति जिसका कारोबार ही भूमि खरीदना और बेचना हो, तो वो क्या यहाँ के लिए कानून बनाएगा? और कल को वो सदन में पहुंच जाएगा तो एक जो हमने पृथक पहाड़ी राज्य जिस मूल भावना के तहत मांगा था उस भावना का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अकाल पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कैंडिडेट्स का अकाल पड़ गया। और मैं भड़ाना जी के बारे में और एक बात बता दूं आपको तिलक जी, कि भड़ाना जी ने राजेंद्र भंडारी के आगे पीछे ही ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी। तो दोनों जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वह मुश्किल 2 महीने पुराने नहीं है, अभी तो ठीक से रंग चढ़ा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का उनके ऊपर कि उनको जो है मैदान में और जंग में लड़ने के लिए भेज दिया। नहीं, भंडारी जी और दोनों कैंडिडेट हैबिचुअल है, वो उनको मालूम है, वो जानते हैं बाखूबी। लेकिन एक बात गरिमा जी, आपने कभी सदन में नहीं भेजा पैराशूट को? नहीं, पैराशूट को सदन में भेजना अलग बात है। मैं तो यहाँ पर बात कर रही हूँ पृथक पहाड़ी राज्य की मूल भावना की। नहीं, मैं मूल भावना की बात कर रहा हूँ, वो आपने नहीं भेजा? मुझे याद नहीं पड़ता, मैं याद दिला दूं अगर आप इजाजत दे तो। बताइए। राज बब्बर जिंदाबाद के नारे लगाए थे आप लोगों ने, याद आया कुछ? नहीं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सुनिए, वो राज्यसभा का चुनाव था, उसमें उत्तराखंड के लिए नीतियां नहीं बनती हैं राज्यसभा में। अच्छा, तो पहाड़ की मूल भावना नहीं थी तब? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, राज्यसभा में तो ऐसे तो अनगिनत मामले हैं। फिर आप कहेंगे कि भैया नड्डा जी कहाँ से चले गए और निर्मला सीतारमण कहाँ से चली गई, ये तो एक लंबी फेहरिस्त है। फिर आप केवल कांग्रेस को हिट नहीं कर पाएंगे। फिर या तो आप जो है ये कानून ही बदलवाइए कि राज्यसभा में केवल उस प्रदेश मूल का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा जो उस प्रदेश को बिलोंग करेगा, तब तो आपकी बात सच है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे कि इसको यहाँ से क्यों भेजा और उसको वहां से क्यों भेजा, यही कहते रह जाएंगे। तो इसमें तो कानून में बदलाव। तो फिर आपको क्या लगता है भड़ाना जी को उन्होंने टिकट क्यों दिया? क्या वजह लगती है? आप कह रहे हो कि दोनों बाहर के कैंडिडेट और ये भड़ाना जी का मैंने इतिहास कहा तो सही। भड़ाना जी एक बाहुबली नेता है, भड़ाना जी एक बहुत ही धन पशु है एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं देखना होता, उसको बस ये देखना होता है कि चुनावों में पैसे कौन बिछा सकता है, चुनाव दमखम से कौन लड़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भड़ाना जैसा व्यक्ति डिजर्व नहीं करता कि हम दिन प्रतिदिन उसके ऊपर डिबेट करें और उसको हाईलाइट करें। कुंवर साहब,
जी सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि मसला धन बल का है, बाहुबल का है, और उसी आधार पे बीजेपी मंगलौर पर कब्जा करना चाह रही है। अगर धनबल और बाहुबल की राजनीति ध्येय होती भारतीय जनता पार्टी की, तो आज लोकसभा में कांग्रेस का 0 होता, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही छाई होती। ये तो हम बिल्कुल तथ्य डिनाई करते हैं अपनी बहन का, क्योंकि ठीक है ये जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं, ये जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने आज तक धनबल और बाहुबल की राजनीति को बढ़ावा दिया। धनबल और बाहुबल की राजनीति का उन लोगों ने गठबंधन करा, तो ये इनकी सोच हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। नहीं तो ये एक एक सीट को तरस जाते लोकसभा के चुनाव में, अगर धनबल और बाहुबल की राजनीति का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता। गरिमा जी। नहीं, मैं देखिए, मैंने आपको कहा भी कि मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। करतार सिंह बधाना डिजर्व ही नहीं करते कि हम अपना समय या अपना ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे टोटली वेस्ट लगती है। वो आदमी डिजर्व नहीं करता। अब इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, ये भुगते उस बात को। इनके कार्यकर्ता अंदर कितनी कसमसाहट महसूस कर रहे होंगे। नहीं, कुंवर साहब ने कहा, वहां कार्यकर्ताओं ने सिफारिश की, कार्यकर्ताओं ने मांग की, कार्यकर्ताओं ने कहा कि भड़ाना जी को ही उतारिए। कार्यकर्ताओं की मांग पर जो है बीजेपी ने टिकट दिया उनको। वो कह रहे सब कुछ कार्यकर्ताओं की मांग थी, वो कार्यकर्ताओं ने पूरा बवाल काट दिया था कि भाई कार्यकर्ता चाह रहे थे उनको उतारा जाए। नहीं, कितनी बड़ी विडंबना है। अपने आप को संस्कारी पार्टी ये कहते हैं, आज तो पनाहगाह बन गई है भारतीय जनता पार्टी, एक संरक्षक बन गई है। और भारतीय जनता पार्टी कुलदीप जी तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होना चाहिए। कुलदीप जी, जितने भी दादी लोग हैं, ये आओ और यहाँ पनाह पाओ। ये जो मसला पैराशूट कैंडिडेट का उठाया जा रहा है, भाई बात तो कुंवर साहब की भी सही है कि जो जहां से चाहे देश में किसी कोने से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो वायनाड लड़े या फिर रायबरेली लड़े, कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है जिसकी जो इच्छा हो। लेकिन ये बीजेपी जो संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसको मंगलौर में कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, ये मैं जानना चाह रहा हूं। और कुंवर साहब जैसे कह रहे हैं कि उनके दामाद चुनाव लड़े थे इसलिए उनको टिकट दे दिया, और राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिश की, और बड़ी बात, इसलिए उनको टिकट दे दिया। देखिए तिलक भाई, एक बात तो कॉमन हो गई कि दामाद जो है दोनों पार्टियों पे भारी है। यहाँ भी दामाद भारी हैं और वहां भी दामाद भारी हैं। और आज के इस डिबेट में मेरी पूरी सिंपैथी जो है वो अपने कुंवर जपेंद्र जी के साथ है। भाई रुड़की से फरीदाबाद कितने किलोमीटर होगा? ठीक, लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा है, 260-70 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल। और देहरादून से रुड़की कितना किलोमीटर होगा? यही लगभग 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास, 80 किलोमीटर के आसपास। तो अगर करतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से रुड़की आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे कुंवर जपेंद्र देहरादून से रुड़की क्यों नहीं जा सकते थे? कुंवर साहब तो टिहरी चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये पहाड़ कर सकते हैं तो ये वहां क्यों नहीं जा सकते थे? और जितनी सारी चीजें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स उसके करतार सिंह भड़ाना के साथ हैं, वही सारे फैक्टर्स तो कुंवर जपेंद्र सिंह जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के भी हैं, और उस जो जाट बाहुल जो है उससे भी आप जुड़े हुए हैं। ठीक, तो मैं तो समझता हूँ कि कुंवर जपेंद्र का पलड़ा ज्यादा भारी होता। और इनको तो आपने जैसा बताया कि 3 महीने हुए हैं पार्टी ज्वाइन किए हुए। मैं समझता हूँ कि कुंवर जी 7 साल तो हो गए होंगे ना, 7 साल तो हो गए हैं शायद कुंवर जी को भारतीय जनता पार्टी। बहुत मेहनती है वो। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज आपने ये बड़ी अच्छी बात कही शुरुआत में, लेकिन मैं एक छोटी सी बात अपनी भी जोड़ूंगा कि कुंवर जपेंद्र जी बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। कांग्रेस की प्रवक्ता भी बहुत मेहनती है, लेकिन उनके साथ एक चीज आज प्लस पॉइंट और है। हाँ। ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो एकमात्र मुझे कांग्रेस में वो टाइग्रेस है कांग्रेस की। गरिमा दौसानी को मैं कांग्रेस की टाइग्रेस के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बेबाक होकर के बुलंद आवाज में विषय रखती हैं। हाँ। और वो फिर मैंने देखा कई बार कि इन्होंने ये चिंता नहीं की कि ये पार्टी के खिलाफ जाएगा या पार्टी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी खूबी है आप में। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। बीमारी का इलाज तो तभी हो सकता है जब बीमारी मालूम हो। बिल्कुल। हाँ। लेकिन
आज उत्तराखंड में देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार देश में देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आई है वो उतनी प्रसन्न या उतनी उसमें ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है जितनी जो पार्टी चुनाव हार रही है, कांग्रेस पार्टी, उसमें ज्यादा ऊर्जा दिखाई दे रही है, उसके कार्यकर्ता ज्यादा ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं। और आज कांग्रेस अगर इस चुनाव को लेकर के इतनी उत्साहित है तो उसके पीछे वो बैकअप है, वो एनर्जी बैकअप है जो लोकसभा चुनाव में उसने देखा है। ठीक, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोमेंटो और टेम्पो जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा ने अपनी लोकसभा की जो कमियां हैं उनसे सबक नहीं लिया है। भाई रोड की ये जो जिस सीट पर ये इलेक्शन होना है, कुंवर साहब, ये बात जो कुलदीप जी कह रहे हैं, अब आपको मालूम है कि मंगलौर में चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस से? आपको तो मालूम है ना कुंवर साहब, लगभग चेहरा साफ ही है, सबको मालूम है। और उनके वहां पर लोगों के बीच पकड़ भी मालूम है आपको कुंवर साहब, मालूम है ना पिछली बार कितने कम वोटों से हारे थे। मंगलौर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से जीतने जा रही है। ये वहां का माहौल है, वहां की कार्यकर्ताओं तो क्या बीएसपी से बातचीत हो रही है आपकी? लिया गया है। नहीं, सवाल बातचीत का नहीं होता, सभी स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ। लेकिन आज माहौल बीएसपी से फायदा होगा या नुकसान होगा आपको? देखिए, बीएसपी की रणनीति बीएसपी के साथ है, लेकिन हमें जहां तक एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ बीएसपी का वोट वहां निश्चित तौर पर कन्वर्ट होगा। नहीं, बीएसपी का वोट आपको मिल जाएगा या कांग्रेस का वोट कट जाएगा? काफी हद तक बीएसपी का कौन सा वोट है? हमारे प्रत्याशी को वहां सभी वर्गों का वोट मिलने जा रहा है। बीएसपी का कौन सा वोट है कुंवर साहब? बीएसपी का कौन सा वोट है, उससे आपका क्या किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मैं जाति धर्म के आधार पे पूछ रहा हूँ। नहीं, जाति धर्म की बात नहीं करते, हम कैडर वोट की बात करते हैं। अच्छा, कैडर वोट की पार्टी, हम कैडर वोट की बात, जो थोड़ा बहुत कैडर बचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा आभास है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़ा हुआ वोट है, प्रभावित है। उसका लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को और विधानसभा में भी मिलेगा। गरिमा जी, वो ये कह रहे हैं कि कैडर वोट है, अभी दलित और मुस्लिम वोट बैंक छोड़ दीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं जो उनका कैडर वोट है, मूलतः जो कैडर वोट है, वो कह रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में आएगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। कैडर वोट अगर इनका वहाँ पर है तो फिर कोई कैडर कार्यकर्ता भी रहा होगा, कोई ऐसा खाटी भाजपाई या खाटी आरएसएसवादी भी रहा होगा जिसको आप टिकट के काबिल समझ सकते। मेरी एक चीज समझ से परे है तिलक जी, कि क्या इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना जमीर बेच खाया है? क्या केवल सदन में अपना नंबर इंक्रीज करना ही इनका एकमात्र जो है मकसद रह गया है? उत्तराखंडियत से इनको कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार उत्तराखंडियत के विरोध में काम कर रहा हो, जिसका तमाम गलत चीजों में हाथ रहा हो, जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब रहा हो, आप ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ उत्तराखंड के ऊपर लाकर थोप देना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ की संस्कृति को बचे ही नहीं रहने देना चाहते। यहाँ की संस्कृति को सजोने के लिए, संवारने के लिए बहुत जरूरी है कि जो पहाड़ का दुख दर्द समझे वो व्यक्ति सदन में जाए, पहाड़ के समझ से नीतियां बनाए। अब ये हमारे, तो वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन सुबोध उनियाल और गणेश जोशी तो पहाड़ी होकर भी बिल्ली को दूध की रखवाली वाला सवाल हो गया यहाँ, कि उन्होंने जो वन विभाग का और उद्यान विभाग का पंटाधार किया, तो ये भी कोई परिभाषा नहीं है कि पहाड़ी जो है वो पहाड़ की रक्षा ही करेगा, उसका संरक्षण करेगा, ये भी कोई लाजमी नहीं है। गरिमा जी, ये दोनों मंत्री को खाते हुए दिख रहे हैं। गरिमा जी, ऐसे कई पहाड़ में चुनाव लड़े हुए नेता आज मैदान से चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो मैदान के बड़े चेहरे बन गए। तो फिर पहाड़ की मूल भावना किसने देखी? इनसे सही तो राजेंद्र भंडारी है, कम से कम देहरादून में खाली घर ही तो बनाया, चुनाव तो वहां से लड़ रहे हैं। तो फिर सवाल तो कहीं उड़ जाते हैं। खैर कुंवर साहब, जल्दी से फिर मैं कुलदीप जी को पूरा वक्त दूंगा। कुंवर साहब, कुलदीप जी कह रहे हैं कम से कम आप लड़ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, मतलब आप हाँ
आप क्या कंधे पे बंदूक रख रहे हैं कुलदीप जी? नहीं, आप हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित और संगठन पे आधारित दल है। जो संगठन निर्धारित करता है, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, जिसकी डिमांड होती है, निश्चित तौर पर उसे वहां मौका दिया जाता है। कार्यकर्ताओं ने डिमांड की थी जी, ये भड़ाना जी कार्यकर्ताओं ने डिमांड की थी। बिल्कुल, मंगलौर विधानसभा में बिल्कुल उनकी मांग थी और उन्हें चुनाव के लिए वहां माहौल उनके पक्ष में जाता हुआ दिखा। कार्यकर्ताओं की भी मांग थी, इसलिए उन्हें भड़ाना जी को वहां से मौका दिया जाए। कुलदीप जी, ये कार्यकर्ता जो है मतलब डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं फरीदाबाद से कैंडिडेट ले आओ। मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूं कुंवर साहब कह रहे हैं, हो सकता हो ऐसा कि कार्यकर्ता जो मंगलौर के कह रहे हैं कि फरीदाबाद से कैंडिडेट लेकर आओ, हम यहां पे चुनाव लड़वाएंगे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुंवर साहब कह रहे हैं ऐसा हुआ है। देखिए तिलक जी, अभी जब 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जब टिकटों के दावेदार थे भाजपा में, उनकी जो 70 सीटों पर उनकी कुल संख्या कम से कम 400 से 500 के करीब, ठीक, और ये सारे उत्तराखंड के थे और अपने अपने क्षेत्रों में ये मजबूत दावेदार रहे हैं। इन लोगों की पैठ भी है और उसी वही एक बड़ा आधार भी था इनके चुनाव में टिकट मांगने का। अब इतने सारे लोगों को छोड़ करके उत्तराखंड के अगर बीजेपी हरियाणा से कैंडिडेट लेकर के आ रही है, तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि भाजपा ने अपनी हार और अपनी जो पिछली जो सीटों को लेकर के जो लोकसभा में चीजें हुई है, उससे कोई सबक नहीं लिया है। आपने चमोली और रुड़की सॉरी मंगलौर को लेकर के जो दृष्टिकोण इस समय भाजपा ने अपनाया है, इन्होंने कार्यकर्ताओं को ये सीधा संदेश दे दिया है कि तुम सिर्फ कुर्सियां बिछाने, दरिया बिछाने के लिए और पार्टी का झंडा उठाने के लिए, डंडा और झंडा उठाने के लिए। ठीक, एक तरफ तो हम देखते हैं भाजपा के कहती है कि हम आम कार्यकर्ता को नेतृत्व और मुख्यमंत्री तक की हम कुर्सी बैठाते हैं, जैसा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देखने को मिला, ठीक है। लेकिन जो राज्य का मूल कार्यकर्ता है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? ये मंगलौर सीट को लेकर के जो गणित है वहां का, वो स्पष्ट है राजनीतिक गणित की। वहां कांग्रेस और बीएसपी का ही एक तरीके से वहां दबदबा रहा है और कांग्रेस के जो इस समय कैंडिडेट होने जा जो स्पष्ट है काजी निजामुद्दीन, उनको लेकर के, क्योंकि हमने उनको विधानसभा में भी सुना है, बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और राजनीति में सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, चीजों को लेकर के वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अगर आपको टक्कर लेनी थी तो आप वहीं से अपने नेतृत्व को खड़ा करते ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो चीजें स्पष्ट होती वहां पे। गरिमा जी, फाइनल कमेंट आपका, आपको वॉकओवर मिल गया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि कुंवर साहब ने कहा कि उनके दामाद वहां से चुनाव लड़े थे, इसलिए हमने उनको टिकट दिया और राष्ट्रीय लोकदल ने अलग से सिफारिश की है, कुंवर साहब बता रहे हैं, और फिर कार्यकर्ताओं की अलग डिमांड थी, यह भी बताया उन्होंने। तिलक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका इतिहास नहीं खंगाला तो फिर ये भूल है, और खंगालने के बावजूद भी अगर टिकट दिया है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना चाहिए। आज मोदी कैबिनेट में भी 28 से ज्यादा ऐसे लोगों ने शपथ ली है जिन पर भ्रष्टाचार, बलात्कार, यौन शोषण, हत्या, तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी संरक्षक बन गई है भ्रष्टाचारियों की, और ये जो है दल बदलू किस्म के लोग, आप देखिए ना, किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस से जाते हैं, ये अपने कार्यकर्ता का वहां गला काट देते हैं टिहरी में और किशोर उपाध्याय को टिकट दे देते हैं। तो ये परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी ने, गरिमा जी क्यों आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप छोड़िए ना आप, वो फिर दिनेश धने याद आ जाते हैं, जैसे ही आप किशोर उपाध्याय की बात करते हो। और दिनेश धने को किसने प्रमोट किया, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है ना। किशोर उपाध्याय जी बोलते थे देखिए जानबूझ के आप दिनेश धने को प्रमोट कर रहे हैं, ये बात तो हुई ना। कौन प्रमोट कर रहा था उनको? आप समझ नहीं रहे, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, हमारी 2012 से लेकर 16 तक जो सरकार थी वो बिल्कुल जो है वर्ष पे थी, और ये 4 लोगों ने उनको समर्थन दिया। अच्छा, फाइनल कमेंट 10 सेकंड कुंवर साहब आपके। कुंवर साहब, ये लाइव में कमेंट आया इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, कह रहे हैं कि आपके मुताबिक तो कार्यकर्ताओं की मांग है तो वो चुनाव जीती जाएंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो मंत्री भी बना दोगे उनको? देखिए, ये सब चीजें
आप और हमारी चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ चर्चा का विषय है चुनाव, और वहां की मांग, लोकल डिमांड के अनुसार उन्हें निश्चित तौर पर प्रत्याशी बनाया गया। हाँ। और यही एक प्रक्रिया होती है, और भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक, काश ये प्रक्रिया कुंवर जपेंद्र के लिए भी अपनाई होती कभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदार प्रवक्ता के रूप में कुंवर साहब हमारे साथ जुड़े थे, ईमानदार प्रवक्ता के रूप में गरिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और ईमानदार पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे कुलदीप जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पैराशूट कैंडिडेट क्या करेगा बेड़ा पार, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।